तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटिन्यू है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। आज ये लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। जितने टॉपिक्स हमने जो है वो अभी तक पढ़ लिए हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हमने वेर लेट कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस देख लिया। हमने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को देख लिया, स्कोप को देख लिया, एरे का मैप, फिल्टर, रिड्यूस मेथड देख लिया, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, टेम्पलेट लिटरल्स पढ़ लिए, इनहेरिटेंस पढ़ ली, क्लासेस पढ़ ली, एरे एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ ली। उसके बाद हमने रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ये सब चीजें जो है वो पढ़ ली। इन्हीं को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप और फॉलो करते हुए आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो है कुछ लोगों को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कुछ चीज़ों में। तो मैं कोशिश करूंगा तमाम वो टॉपिक्स जो है वो कवर कर दूं इस वीडियो के अंदर जिनमें लोगों को जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाता हूँ, अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, CMD एंड कोड स्पेस डॉट, सॉरी यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखना था मैंने, और मेरा जो है इसी करंट फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ से रिवीजन रिवीजन क्लास डॉट JS, ये हमारी बेसिकली लास्ट क्लास भी है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो लिंक कर लेता हूँ अपनी रिवीजन क्लास वाली फाइल को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिवीजन क्लास डॉट जेएस। तो सबसे पहले वेर लेट और कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो काफी बड़ी हो जाएगी इस तरीके से अगर हम लोग फास्ट नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर लेट एंड कॉन्स्ट। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं var नाम से, 10 लिख दूं उसके अंदर, और मैं दोबारा एक वेरिएबल बनाऊं a नाम से ही var के कीवर्ड का यूज करके और उसके अंदर 12 लिख दूं, और अगर मैं कंसोल करूंगा log a को, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा आप सबको पता है कि मेरे पास अभी जो है वो 12 आंसर आएगा। 12 क्यों आ गया? क्योंकि इसने जो है वो रीडिक्लेयर कर दिए वैल्यू, हमने दोबारा से वेरिएबल a को वैल्यू असाइन किए, इसलिए हमारे पास जो है अभी वो 12 आएगा। जो वैल्यू नीचे होगी वो ही हमें मिलेगी। अगर मैं यही काम लेट के साथ कर दूं और यहाँ पर भी लेट कर दूं, तो मैं अगर फाइल को सेव करूं और रिफ्रेश करूं तो मुझे मिलेगा एक एरर। वो एरर है सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसका मतलब है कि भाई एक बार आपने ए को डिक्लेयर कर दिया, आप दोबारा लेट लिख के ए को डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप वैल्यू जरूर असाइन कर सकते हैं। अगर मैं लेट खाली ए इज इक्वल टू 12 करूं तो मुझे 12 मिल जाएगा। अगर मैं इधर 12 की जगह 22 भी करूं तब मुझे 22 भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, 22 भी मुझे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर यही काम मैं कांस्टेंट के साथ करूँ, अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट करूँ और यहाँ पर जो है फाइल को सेव करूँ और रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। वो बोल रहा है भाई ये कांस्टेंट है, आप ना इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ना इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ना इसको बाद में कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा तो ये बिल्कुल सही जो है वो चलने लग जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर 10 जो है वो मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट आपको पता है कि ये वेरिएबल की वैल्यू बाद में चेंज नहीं होगी, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको कांस्टेंट बनाना है। तो इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। वार लेट और कॉन्स्ट के बीच में आपको डिफरेंस का पता चल गया। उसके बाद हम लोग एरो फंक्शन की बात करते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पहले जैसे हम बनाते थे टेस्ट नाम से, सिंपल फंक्शन है ये और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो है ये दो पैरामीटर्स ले रहा है, सही है, ए कोमा बी, और यहाँ पर मैं टेस्ट नहीं यार सम ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर सम, और यहाँ पर ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी, सही है। और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ सम को, और इसको दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा 2,4, और मेरे पास अभी आउटपुट क्या आएगा कंसोल में, मुझे कंसोल भी करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मुझे मेरे पास कंसोल में आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। 2 + 4 = 6। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 6 आ रहा है। अगर यही काम मुझे एरो फंक्शन की हेल्प से करना पड़े तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल लिखूंगा कांस्टेंट, यहाँ पर लिखूंगा सम, उसके बाद आपको इक्वल्स टू का साइन देना, उसके बाद राउंड ब्रेसेस जिसके अंदर आपके पैरामीटर्स आएंगे, उसके बाद आपको एक एरो का साइन बनाना है। सबसे पहले इक्वल्स टू और ग्रेटर देन अगर आप देंगे तो ये एरो बन जाएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएंगी और सेम कुछ भी नहीं, रिटर्न करना है आपने a + b को, और यहाँ पर जो है उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर लेना है और सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग भेज देता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल 7,9, तो 7,9 कितना होता है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 16 होता है 7,9, तो हमें 16 देखने को मिल रहा है। तो इस फंक्शन का फायदा क्या हुआ, इस फंक्शन का फायदा ये हुआ अगर आपको एक ही चीज रिटर्न करनी है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे और आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी नीड नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना लंबा कोड लिखना पड़ रहा था और यहाँ पर एक ही लाइन में जो है वो कोड हो गया। अब मैं रिफ्रेश करके अगर आपको दिखाऊं तो सब भी सेम ही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। खाली इसका ये फायदा नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जब आप रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तब आपको इसकी अहमियत के बारे में पता चलेगा, क्योंकि रिएक्ट में जो है नॉर्मल फंक्शन यूज होते ही नहीं है। 99.9% जो है वो एरो फंक्शन ही यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ग्लोबल और लोकल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं वेरिएबल, सही है, अगर यहाँ पर वेरिएबल मैंने a = 10 ले लिया और यहाँ पर फंक्शन टेस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल b = 7। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, तो मेरा ग्लोबल वेरिएबल ये वाला है, ग्लोबल वेरिएबल है ये, सही है, वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा क्या है, फंक्शन के अंदर अंदर जो वर्क कर रहा है वो मेरा लोकल वेरिएबल है, सही है। तो यहाँ पर ग्लोबल और ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बीच में आपको डिफरेंस पता चला, कौन से ग्लोबल होते हैं कौन से लोकल होते हैं, सही है। ये ग्लोबल है और ये लोकल है। अब आपको कौन से यूज करना चाहिए, आप जितने ज्यादा लोकल वेरिएबल्स बनाएंगे उतना ही बेहतर है, आप उतना ही जो है आपका कोड, आप बग से बच सकेंगे, उतना ही आपका कोड जो है वो अंडरस्टैंडेबल रहेगा। अगर अब क्या होता है कि अगर आपको लेट के साथ यूज करना हो तो लेट का उन्होंने क्या किया है, ECMAScript 6 वालों ने, कि फंक्शन की हद तक ही चलेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं लेट से वेरिएबल बना रहा हूँ तो उसको मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं बी को एक्सेस नहीं कर सकूंगा, सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बी को अगर वो भी कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप। तो मैं बाहर इसको यूज नहीं कर सकता। अगर मैं ये काम वार के साथ करूंगा, सॉरी यहाँ पर वार लिखना था मुझे, तो अभी भी मैं अगर फंक्शन के अंदर इसको अब यूज करूं console.log b, तो अगर मैं ऊपर भी यूज करना चाहूँ तो मैं इसको ऊपर भी यूज कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेट में क्या हुआ, लेट में आप जो है वो कर्ली ब्रैकेट की हद तक ही सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं, सही है। तो आप, तो लोग क्या करते थे पहले ECMAScript 6 से, वो लोग जो है वो यहाँ पर अपने कोड में सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके अंदर अपना सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है वो रन करते थे। क्योंकि फिर आपको मैंने बताया कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट फॉर लूप का हो, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट इफ स्टेटमेंट का हो, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट जो है किसी भी फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ लूप का हो, अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल बनाया जा रहा है तो वो लोकल वेरिएबल है, उसका स्कोप भी जो है वो लोकल होगा। तो लोग क्या करते थे, ES6 से पहले एक कर्ली ब्रैकेट ले लेते थे, उसके अंदर अपनी सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखते थे, क्योंकि फिर जो भी वो वेरिएबल्स बनाते थे वो लोकली वेरिएबल्स माने जाते थे। तो यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ। यहाँ पर उसके बाद देख लेते हैं, सारी चीजें नहीं पढ़ते, जो इम्पोर्टेंट जो लोगों को नहीं समझ में आती वो चीजें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर क्लासेस इनहेरिटेंस के बारे में, सही है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास पर्सन नाम की। आपको पता है जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल्स टू लगाने की नीड नहीं है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
पर्सन में क्या हो सकता है, नेम हो सकता है। यहाँ पर नेम ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लर्न प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैं एक और चीज ले लेता हूँ, एज ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लूँ एज, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो एरर मिल चुका है। एरर इसलिए मिल चुका है, मुझे जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरा नेम होगा, मेरी एज होगी, सही है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इजीली जो है दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज करके उसको एक्सेस कर लेता हूँ। दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। और यहाँ पर जब मुझे इस यूजर की एक जो है वो बनानी पड़ेगी, मतलब एक की बनानी पड़ेगी, मतलब मैं इस जो है जितने मर्जी अब मुझे जो है पर्सन बनाने पड़ेंगे, मैं इजीली बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लेट पर्सन वन इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, सॉरी पर्सन। अब मुझे इसको दो पैरामीटर्स, दो आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, नेम और एज। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर है, इसका नेम ही प्रोग्रामर है, सही है। उसके बाद यहाँ पर मैं 20 एज दे देता हूँ। उसके बाद लॉग करता हूँ पर्सन वन को, लॉग पर्सन वन फाइल को करता हूँ सेव। तो यहाँ पर रिफ्रेश अगर करूँ तो मुझे एक पर्सन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब मैं जितने मर्जी चाहूँ पर्सन टू, पर्सन थ्री, पर्सन फोर करके ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यही हमारे पास बेसिक क्लासेस होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं यार, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब चीजें। तो यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के लिए मैं ये क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रेस्ट पैरामीटर के बारे में आपको बता देता हूँ। पैरामीटर का नाम है, तो पैरामीटर्स में ये चीज यूज होती होगी, आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पर इसको दो आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं, ए कोमा बी, सही है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए ए प्लस बी को। उसके बाद यहाँ पर ए प्लस बी को रिटर्न किया, सम को कॉल कर लेता हूँ कहाँ पर, कंसोल में। तो यहाँ पर मैं सम को कॉल करूंगा। उसके बाद यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। तो दो आर्ग्यूमेंट्स में कौन कौन से देता हूँ, 1, 2, सही है। अब यहाँ पर मुझे, आपको पता है अभी 3 आंसर मिलेगा क्योंकि 1 और 2 का सम हो जाएगा, सही है। तो सम इज नॉट डिफाइंड, अच्छा मैंने टेस्ट नाम रखा है उसका, तो मैं सम कर देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो 3 आ रहा है, सही है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक सी भी आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या होगा, सी तो डायरेक्टली 4 में आ जाएगा, बाकी वैल्यूज किधर जाएंगी। तो मैं इसके लिए यूज कर सकता हूँ रेस्ट पैरामीटर्स। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ए में रख दो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, बी में रख दो सेकंड आर्ग्यूमेंट, बाकी जो सारी वैल्यूज बची हैं वो आपने क्या करना है, बाकी की सारी वैल्यूज को सी में रख देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी को प्रिंट कर देता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ। तो इन सब का जो है वो अब सम नहीं निकला, बल्कि क्या हुआ कि ये जो है पहले 3 आ गया, इन दोनों का सम हुआ, फिर 4 आया, सही है, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8। तो आपने देखा ये सम नहीं कर रहा है, ये पता है क्या कर रहा है, ये जो है ये सारी की सारी वैल्यूज को जो है वो जो है सिंपली प्रिंट कर रहा है। तो आपको अगर सिंपल प्रिंट करना हो तो इसके लिए काम होता है, ना कि आप इनको अभी ऐड करवा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं सिंपली रेस्ट पैरामीटर की हेल्प से। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली ये भी 3 डॉट्स के साथ यूज होता है, 3 डॉट्स की तरह ही, रेस्ट पैरामीटर की तरह ही होता है ये भी, लेकिन ये एरो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। रेस्ट पैरामीटर आप फंक्शन के साथ यूज करेंगे और स्प्रेड ऑपरेटर आप एरो और ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ, एरा लिस्ट चाहिए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद यहाँ पर लेट अदर्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल
यहाँ पर 1,2,3 सही है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक 3 डॉट और ARR लिस्ट। अब मेरे पास कंसोल में क्या आउटपुट आएगा, मेरे पास कंसोल में अगर मैं अदर्स को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 2 3, पहले ये वाला आएगा, फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं ये वाली ARR लिस्ट के अंदर वो सारी की सारी मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा 10 का एरे आ गया, सबसे पहले 1 2 3 आया, फिर उसके बाद ये वाला स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आई होप आपको जो है आपके डाउट्स क्लियर हो गए, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आ चुकी होंगी। आई होप वीडियो हेल्पफुल था। वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। कल की वीडियो में एक प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा, तो मिलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।